नहीं हमारा मैम। ओके, पहले वाला। ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस वाला चैप्टर था वही चल रहा है। और अभी इस हफ्ते मेरे अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो यही चैप्टर चलने वाला भी है। आई गेस 3 क्लासेस तो लेगा। उसके बाद हमको नहीं पता, बिकॉज अभी हम लोग को सोच रहे थे कि शायद तुम लोग का विंटर वेकेशन ना होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, विंटर वेकेशन होगा तो हम आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देंगे। बट जैसा कि आप लोग को बोला गया है, हाँ जी। इकरा जी, सब इंटरेस्टिंग है बच्चा जी, इसको भी तो पढ़ो, खुद से सोचो ना, लंग्स वंग्स कितना काम कर रहे हैं। तुमसे बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, साथ में तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भी हमारा लंग्स अपना काम कर रहा है। चलो जी, बैक टू द टॉपिक। हम लोगों ने लास्ट टाइम मैम क्या मैम किया था? मैम हाँ जी। मैम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब यही है ना, ये वाला चैप्टर पढ़ाओगे ना? हाँ जी बच्चा, उस आप प्रिंस, आप कितनी क्लासेस से गायब हो? मैम ये कौन सा लेक्चर है? ये इसका थर्ड लेक्चर है। तो मैम पहला दूसरा भेज देना, मैं व्हाट्सएप पे बोल दूंगा। ओके जी। कोई नहीं। तस्लीम जी, अब क्या कर सकते हैं उसमें, हम लोगों ने सोचा था आपकी दोपहर में एक एक्स्ट्रा क्लास लगाते ना, तो इस मंथ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता। बट कोई ना, स्कूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंडेंस लगाना तो इंपॉर्टेंट है। चलो जी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी से ही हम एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट इसको आगे कैरी आउट करने में आप लोग को थोड़ी सी इजी होगा, क्योंकि उस दिन हमने थोड़ा सा जल्दी किया था, क्योंकि मुझे कंप्लीट करवाना था इसे। हम लोग के पास एक डिवाइस होती है जिसका नाम क्या था, स्पाइरोमीटर, जिससे हम ये पता करते हैं कि कितना ऑक्सीजन का अमाउंट हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है। फिर उस ऑक्सीजन नहीं, सो करेक्शन, कितना अमाउंट ऑफ गैसेस, कौन से अमाउंट ऑफ गैसेस को हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं। मोस्टली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही वो हम कैलकुलेट करते हैं। फिर आ गया था वर्ड एक स्पाइरोग्राम। तो स्पाइरोग्राम क्या था? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर आप लोगों ने जो, मतलब बहुत कम जगह पे ये देखने को मिलती है, बिकॉज बहुत अभी जब कोरोना वोरोना चला था उस टाइम पे ये थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट होती, वरना उससे पहले क्या था, हम लोग क्या सिर्फ ईसीजी पे ही ज्यादा फोकस रहते थे, राइट? अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो ये ऐसे करके कुछ ईसीजी वाला हमारा चलता था, ऐसे गुड बड़ा सा इवनिंग छोटा मैम। सा। गुड इवनिंग मनीष। मनीषा, अभी तो आपसे गुड इवनिंग हुई थी। ठीक है, ईसीजी का जो हमारा जो था स्कैन, गुड इवनिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मैम। वही हमारा चलता था। गुड इवनिंग दीपांशु जी, हमेशा आप लेट हो रहे हैं आजकल, टाइम सुधारें अपना भाई। चलो, फिर क्या था हमारा, कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की उस जो हमारा अ, को क्या जी, डोरेमोन जी कुछ कह रहे हैं आप? कुछ नहीं मैम। हाँ जी, प्लीज बीच में ना बोले, वरना मैं माइक बंद कर दूंगी। चलो, नो मैम। पायरोग्राम क्या था, कि वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एक्सचेंज की प्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पाइरोग्राम। ठीक है, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये एक क्या है, डिवाइस है। ठीक है, तो दोनों में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था 3 पैरामीटर्स के अंदर इनको। पहला ये कि लंग के वॉल्यूम को, जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, और उसके बाद भी क्या कुछ ऐसा अमाउंट है कि हम और ज्यादा इनहेल कर सकते हैं या और ज्यादा एक्सहेल कर सकते हैं, और मैक्सिमम एक्सहेल करने के बाद भी जो हमारे लंग्स में क्या कुछ वॉल्यूम ऑफ रह जाता है। तो उन सब चीजों के बारे में हमने क्या किया था, पढ़ाई की थी। तो नॉर्मल जो हम लोग इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, कि मैं अपना तुमको पढ़ाते भी जा रही हूँ और नॉर्मल क्या सांस लेते भी जा रही हूँ, ठीक है। तो दैट वाज नोन एज टाइडल वॉल्यूम, और उसको हमने क्या लिखा था, हमने उसको लिखा था टीवी शॉर्ट में, ताकि आपको याद रहे, कैलकुलेशन करने में इजी रहती है। ये जो नॉर्मल हमारे ग्राफ चल रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा वाला नहीं, सिर्फ ये नॉर्मल जो ये छोटे छोटे वाले हैं, एक पर्टिकुलर लाइन में चल रहे हैं, उनको हमने कहा था टाइडल वॉल्यूम। क्यों, कितना नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जा रहा है, सॉरी ले रहे हैं, और नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। बस एक नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस जो चलता है, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। डेफिनेशन आपकी बुक में है, और वो भी अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, शायद आगे स्लाइड्स में होगी, और नहीं भी होगी तो मैं आपको फिर लिख के दे दूंगी। फिर क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस जो आप क्या कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो। वो मैक्सिमम अमाउंट वॉल्यूम जिसको आप इनहेल कर सकते हो, उसको हम कहते हैं IRV, या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हमने, हाँ, टाइडल वॉल्यूम हमारे जो होता है नॉर्मल वाला जो एक्सचेंज गैसेस चल रहा होता है, वो आप कितना करते हो, 500 ml, लगभग लगभग, ठीक है। फिर है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, मैक्सिमम कितनी अमाउंट ऑफ गैस को इनहेल कर सकते हो, दैट वाज योर, 3,000। हाँ, 2500 से 3000 के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर लंग्स कैपेसिटी। क्योंकि जो लोग योगा वेगा करते होंगे, उनका क्या एकदम मैक्सिमम रहता होगा, 3000 के लगभग रहता होगा, ठीक है। और जो वही जो सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे सीधे लंग्स पे ही इम्पैक्ट डालती है, तो उनका वो क्या हो जाता है, खराब वराब हो जाता है। आज शायद आज की क्लास में हो पाए तो हम डिसऑर्डर्स भी करेंगे,
ठीक है, तो उनका क्या होता है वॉल्यूम, वो कम रहता है जितना वो वॉल्यूम को इनहेल कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वो गैसेस का वॉल्यूम जो आप अपने माउथ से एक्सपायर कर सकते हो, जो आप एक्सहेल कर सकते हो, उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वो भी क्या है, एक फिक्स्ड है। बट द थिंग इज, अगर आपको थोड़ा सा देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि हम इंस्पायर तो ज्यादा कर रहे हैं बट एक्सपायर ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, एक्सहेल ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या है, क्योंकि हमारे बॉडी में हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमारे लंग्स के बीच में रह जाता है, एल्स वरना क्या होगा, क्यों जी? नहीं रहेगा तो मैम, जैसे कि हमने ज्यादा एक्सरसाइज की तो हमें वो जरूरत पड़ेगी तो नहीं मिलेगी, तो फिर नहीं वो भी ठीक है बच्चा जी बात, बट द थिंग इज, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, होते नहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब कुछ तो ठीक है, योगा के टाइम पे क्या वो कौन से तो बाबा रामदेव जी कराते हैं कि अपना जो लंग्स का वो है कि बंद कर लो, ठीक है, कि अपना सांस को होल्ड करो, कहते हैं ना। तो अपनी सांस को जो होल्ड करने में वो भी एक तरीका होता है अपनी जो है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाने वाला, ठीक है। बट यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या आ जाता है कि अब जितना भी मर्जी एक्सपायर करो, कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमारे उसमें रह जाता है, क्यों, ताकि हमारी एल्वेलाइज जो है वो कोलैप्स ना कर जाए। खुद से सोचो, गुब्बारा नहीं होता है जो, गुब्बारे में थोड़ी सी हवा हमारी क्या पड़ी रहनी चाहिए, एल्स क्या हो जाएगा कि वो वरना ऐसे करके फुस्सों से हो जाएगा, तो उसका काम खत्म, क्योंकि वो तो गुब्बारा हमारा नॉन लिविंग है, बट हमारी जो एलोवेलाई है वो भी क्या उसी की तरह ही होती है, ऐसे करके हमने देखी है अभी, ठीक है। तो वरना वो क्या जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी। इसीलिए उसको हम कहते हैं बचे हुए वॉल्यूम को रेसिडुअल वॉल्यूम, और उसका अमाउंट कम, लगभग लगभग हमारा 1100 से 1200 के बीच में होता है। तो आप अगर थोड़ा सा वो देखोगे, तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो कहीं ना कहीं हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नियर बाय पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा क्या, इन सबको पढ़ने के लिए ये रहा आपका स्पाइरोग्राम। अब स्पाइरोग्राम को भी थोड़ा समझ लो, ये हमने पढ़ लिया था टाइडल वॉल्यूम, ये अगर ऊपर गया तो दैट इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हमारा नीचे गया तो ये हमारा, अच्छा देखो एक चीज हमने थोड़ी सी, मैंने इस टाइम पे क्या थोड़ा सा गड़बड़ बनाया था कि जब आप इसको बनाओगे ना तो ये वाला थोड़ा सा कम दिखाओगे, क्योंकि इसको आपको पता है कि ये थोड़ी सी कम है। और उसके अलावा भी नीचे आप एक पर्टिकुलर वो दिखाओगे ग्राफ को ऐसे, ठीक है। समझ रहे हो ये क्या है, कौन बताएगा ये इतना तक क्या है? मैम ये स्टोर में जो रहती है, हाँ जी बिल्कुल सही, ये जो इतना है ये हमारा आरवी है, रेसिडुअल वॉल्यूम है, और ये हमारा ऊपर तक वाला हमारा ईआरवी है, ठीक है, जितना आप मैक्सिमम एक्सहेल कर सकते हो। कितनों को ये चारों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए अब? यस मैम। शिव जी कहाँ गए आप, हैं क्लास में या गायब हो गए? क्लियर? आज मैं यस क्लास, मैम। जनसंख्या इतनी कम क्यों है यार? मैसेज तो मैंने टाइम पे किया था, सर अब अभी भी न्यू ईयर बनाने पे लगे पड़े हैं क्या? चलो ठंड लग रही है सबको, सबको यार ठंड। दिल्ली तो फिर भी बेटर है, मेरे पापा भी दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में 16 डिग्री 17 डिग्री टेम्परेचर सुबह 10 बजे के लगभग था। चंडीगढ़ में सुबह 8 बजे, सुबह सॉरी 10 बजे के लगभग भी 8 डिग्री टेम्परेचर था, दैट टू घर के अंदर। तो ठंड तो हर जगह है, बट वो जैसे कहते हैं ना कामचोर कैटेगरी वाले लोग हो जाएंगे। यस मैम। हाँ जी, चलो जी, अब आ जाता है हमारा क्या, लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी में क्या, ये मैम चारों दिल्ली का मॉर्निंग में तो 5 डिग्री था ना। तो चंडीगढ़ बेटा हमारा और भी 5 कम बजे था, में, 5 चंडीगढ़ बजे 4 डिग्री था। चलो, तुम यहाँ कंपेयर क्यों कर रहे हो भाई, मैं यहाँ पढ़ाई वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, तुम तो पढ़ाई कर ही रहे हो। चलो, लंग कैपेसिटी, ठीक है, लंग कैपेसिटी। दिल्ली का 9 डिग्री है मैम। हाँ मैम ऐसे जी, बात साइंस सुनना, और कॉमर्स मैं वाले सेपरेट माइक लोग कर दूंगी। चलो 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 चलो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पे दो, ठीक है, फिर रिवाइज नहीं हो पाएगा, फिर उस दिन की तरह फटाफट चल जाएगा, सुन लो अब ध्यान से, ठीक है। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा आईआरवी है, ये ईआरवी एंड दिस लास्ट पोर्शन इज आरवी, और ये हमारा जो स्टेट चल रही है दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। बिल्कुल क्लियर होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन भी लिख के आ सकते हो। अब आ जाइए जी, लंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है हमने बोला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। देखो जो बेसिक वाला है वो तो आपका चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा आप कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस को इनहेल कर सकते हो, इंस्पायरेटरी है, इसका सीधा सीधा लिंक किससे है बच्चा जी, इनहेल से, ठीक है। कितना आप मैक्सिमम इनहेल कर सकते हो उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने टाइडल वॉल्यूम ऐड कैलकुलेट लिख लिया और हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिख लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो दिस विल गिव यू योर लंग कैपेसिटी, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की क्या कहानी है,
वाइटल से पहले हम एक्सपायरेटरी वाली देख लेते हैं, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की क्या कहानी है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में हमारी क्या आती है? सिमिलर, वही जैसे हमारा इंस्पायरेटरी का, वही हमारा इसका। इसमें क्या जाएगा? ये हमारी करेगी एक्सेल वाली। तो नॉर्मल वाले में भी जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उसमें भी तो हम एक्सेल कर ही रहे हैं, तो हमने उसको भी यहाँ पे लिख लिया। इकरा जी ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इसको तो स्लो नहीं पढ़ाऊंगी, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। और इतना भी स्पीड मेरा तेज नहीं है भाई, ऐਵੇਂ बदनाम मैम कर रहे हो। हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चा, देख रहे हो पूरा का पूरा रिटर्न है, ठीक है। ये रहा हमारा टाइडल वॉल्यूम, और फिर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कितना अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आप एक्सेल कर सकते हो। फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है बच्चा जी? वाइटल कैपेसिटी। बट टीवी को भी हमको क्या सिंगल बार ही कैलकुलेट करना है। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है हमारी? इन सबकी डेफिनेशन अभी आगे है बच्चा, ठीक है। बट फिर उस टाइम पे हम ये चार्ट पे वापस नहीं आएंगे, इसलिए दिमाग में थोड़ा सा बैठा के चलो, ठीक है। चलो जी, पहले मुझे लिख के बताओ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या था हमारा? मैम कितना हम एक्सेल करेंगे, मतलब कितना नहीं 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 नहीं, मैम इंस्पायरेटरी में हम कितना इनहेल कर सकते हैं? नो बच्चा, आई एम आस्किंग यू द वैल्यू। वैल्यू क्या थी हमारी? मैम 100 से मैम मैम 3000। 3300 मैम, टीवी प्लस IR। हाँ जी, नहीं यही पूछा है मनीषा मैंने, टीवी प्लस IRV, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी की वैल्यूज 500। मैम 4600। मैम 4600। ये लड़की सब मिक्स कर देगी भाई। मनीषा तुम मरवा दोगे मुझे किसी दिन कसम से। मैम टाइडल वॉल्यूम बोल रहे 500 वो तो। हाँ, टाइडल वॉल्यूम नहीं बोला मैंने, वाइटल कैपेसिटी बोला। वाइटल कैपेसिटी जब मैं आपसे पूछूंगी तो आप बोलोगी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस IRV, उसके बाद वैल्यू बताओगे बच्चा जी। कभी भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं बताते हैं, हमेशा पहले आपने किस किस को ऐड किया है उसको पहले बता के फिर वैल्यू बताते हैं। अभी एक बार फिर से देख लो, एंड क्लास होते टाइम में एक बार फिर से पूछूंगी तुम लोगों से, ठीक है। ये तीनों ऊपर वाले क्लियर हो गए। अब आ जाओ जी इन पे, हमारे कौन से? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे हमारा ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस हमारा क्या? रेस्पायरेटरी वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हमारा बचा हुआ वाला पोर्शन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जाके इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के क्या लगभग क्लोज आते हैं। तो वही हमने यहाँ पे दिखा दिया कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, FRC, ठीक है। अब आ जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल में तो मतलब क्या? सबको ही ऐड कर दो, सबको मीन्स VC हमारा क्या है अब यहाँ पे? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल सही, वाइटल कैपेसिटी प्लस हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। कैपेसिटी मिलीलीटर में क्यों है? बच्चा मिलीलीटर में ही होती है कैपेसिटी। अब तुम पूछोगे कि मैम चंडीगढ़ टू दिल्ली का डिस्टेंस 350 किलोमीटर ही क्यों है? तो भाई मैं इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी? मतलब होता क्या मैम? ये होता क्या है मतलब? मिलीलीटर, और क्या होता है? इसको मेजर करने का एक वो है बच्चा जी, पैरामीटर। जैसे हर एक चीज को मेजर करने का एक पैरामीटर होता है ना, जैसे बुखार को मेजर करने के लिए सेंटीग्रेड होता है, हर एक चीज को मेजर करने का एक पैरामीटर है। तो उसी तरीके से इसका मेजर करने का पैरामीटर है हमारा ml, ठीक है, मिलीलीटर जिसे हम कहते हैं। हाँ, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड यूनिट। देखो जी आयुष जी बिल्कुल सही वर्ड लेके आए। ये देखो जी, इन सबको अब आपको लग रहा है ये पढ़े लिखे वर्ड्स हैं आपके? यस मैम। टाइडल वॉल्यूम भी आप समझते हो, आप सारे के सारे ये भी समझते हो कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, FRC, VC एंड टोटल लंग कैपेसिटी भी आप समझते हो। अब क्या है, हमने सब कुछ पढ़ा है, बस फटाफट से चेंज करेगा। हाँ, फटाफट से क्या एक बार सिर्फ क्या हम रीडिंग मारते हुए चलेंगे, और कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैम आप थोड़ा सा स्लो पढ़ाओ, बिकॉज ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 2 बार हम पढ़ चुके हैं, एक बार लास्ट क्लास में और एक बार हमने अभी भी रिवाइज कर दिया, ठीक है। क्या है पल्मोनरी वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम? इट इज द क्वांटिटी ऑफ एयर विच ह्यूमन लंग्स कैन होल्ड और एक्सपेल अंडर डिफरेंट कंडीशन। ये हम लोग जितना भी हमने ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा कि कितना वॉल्यूम हम क्या बोलते हैं होल्ड कर सकते हैं और कितना वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस के टाइम पे, ठीक है। अब देखिए जी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। याद है वो चार्ट हमारा कैसा? यस मैम, ऐसे ठीक है, आप ऐसे बना के भी आ सकते हो एग्जाम में, ठीक है। फिर इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, और ये देखो वही चीज हमने लिखी भी है 500 ml,
जिसको डेफिनेशन चाहिए होती है वो यहाँ से भी देख सकता है, ठीक है। IRV की हमने कैसे देखी थी, आपको अगर एग्जाम में बनाना है तो आप हल्का सा पहले इसको दिखा दो, बट यहाँ पे मेंशन भी कर दो फॉर श्योर कि ये मैम टाइडल वॉल्यूम है, और फिर आप दिखाओ ऐसे, ठीक है। दिस इज योर, 2-3 बना दो ऐसे, ठीक है, कि ये है हमारी क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। क्या इसका क्या है कहानी इसकी, देख लो। द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर अबव TB, मतलब जो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो उसके अलावा ऐसे वाली ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। ये वर्ड लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में इसका भी बहुत ही अच्छा वाला खेल आप देखेंगे। चलो जी आगे बढ़ जाओ। फिर ये पीछे वाले का ही है हमारा, आपको याद भी होगा मेरे अकॉर्डिंग सबको 2500 से 3000 के लगभग होता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना है, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर और एक्सहेल, ठीक है, जितना वो मैक्सिमम एक्सहेल कर सकता है अबव योर टाइडल वॉल्यूम। अगेन देखो, 2 चीजें आपको जरूर लिख के आनी है डेफिनेशन जब आप लिख रहे हो तब, ठीक है। अबव योर टाइडल वॉल्यूम पहली चीज ये, और दूसरी चीज बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ठीक है, ये भी आपको याद होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब फिर आ जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम, वही जो वॉल्यूम हमारा फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद बच जाता है उसको हमने कहा था रेसिडुअल वॉल्यूम, बचा खुचा वॉल्यूम, ठीक है, और वो हमारा कितना था, 1100 से 1200 ml। चलिए जी अब आ जाते हैं हमारे क्या कुछ और छोटे छोटे नए नए आपको वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही धड़ल्ले से पूछे भी जाते हैं। पहला है माइन्यूट रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, या फिर मिनट, ठीक है, मिनट रिजर्व वॉल्यूम, MRV कहते हैं इसे। क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन अ मिनट, 1 मिनट में हमारे अंदर कितनी एयर जो आ रही है। उस दिन शायद किसी बच्चे ने क्वेश्चन मेरे से पूछा था, बट मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं थी, इसलिए मैंने उसका आंसर नहीं दिया कि कितना मैं नहीं पूछा था। अच्छा निगम जी, ओके जी, कितना अमाउंट और कितनी बार हम क्या रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो अब आपको उसका फिक्स रेंज भी मिल गया, ठीक है, 12 से 16 के बीच में, ठीक है, 12 से 16 बार के बीच में आप नॉर्मली बैठ के क्या सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर लेते हैं, उसको हमने माना 1, फिर सांस अंदर ली, फिर सांस बाहर ली 2, ठीक है। ऐसे हम क्या कितने बार, 12 से 16 बार करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, अगेन हर एक चीज यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन योर लंग कैपेसिटी है, ठीक है। चलो जी, अब इन्होंने बोला है कि मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब है कि 1 मिनट में आप कितना अमाउंट ले रहे हो। हमने क्या बोला था, हमने टाइडल वॉल्यूम को पढ़ा था कि 1 बार में हम कितना लेते हैं, राइट। टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी। यस देखो, मैम। तो ये एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम कितना वॉल्यूम को इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं वो। तो मिनट रेस्पिरेटरी में क्या जाएगा कि 1 मिनट में हम कितने बार चलाते हैं, 12 से 16 बार, ठीक है। तो उसी बेसिस पे आप क्या कर दोगे, 500 ml से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या हुआ यहाँ पे, TB प्लस रेस्पिरेटरी रेट, याद रहेगा। यस यस मैम। मैम इंटू होगा ना ये तो। ओह सॉरी, हाँ तो इंटू तो लिखा है मैंने आपने प्लस बोला था ना। ठीक है, लिखा तो सही, ठीक है, TB इंटू रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है जी। चलो जी, इट्स चीकू। चीकू आज आप हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं। हेलो हेलो हेलो, यू आर ओके जी। क्यों अभी तक आपने इस मतलब अवंती में ज्वाइन नहीं किया था क्या कभी? लो, पूछते ही गायब। चलो जी, फिर क्या हो गया हमारा, मैम किसी रीजन की वजह से वो नहीं ले पाया था। ओके, आपका क्लासमेट है मैम, ये Genuine? चीकू ही है। ओके सॉरी, चलो ठीक है, मैं लास्ट क्लास में बात करूंगी आधे घंटे बाद। ओके 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 ठीक है, माइट भी उन्होंने 2 आईडीज ज्वाइन किया। चलो, तो हमारा मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है कि 1 मिनट में हम टोटल कितना रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है इसे। 6000 से हम 1 बार में लेते हैं और 12 से 16 बार हम 1 मिनट में करते हैं, तो इसीलिए उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो जी, दूसरा आ जाता है हमारा डेड स्पेस वॉल्यूम। व्हाट डज दिस मींस, द वॉल्यूम ऑफ इनहेल्ड एयर दैट रिमेन्स इन द कंडक्टिंग एयरवेज एंड डज नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज। क्या मतलब हुआ, कुछ कुछ ये रेसिडुअल वॉल्यूम की तरह लग रहा है आपको डेफिनेशन, कुछ कुछ ये हमें रेसिडुअल वॉल्यूम की तरह लग रहा है, ठीक है। वो वॉल्यूम ऑफ इनहेल्ड एयर
जो हमारी क्या कंडक्टिंग एयरवेज में रह जाती है और पार्टिसिपेट नहीं करती है गैसियस एक्सचेंज में। कितनी बार कितने लोगों को समझ में आई? वो सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम को कब पढ़ रहे थे कि जब हम एक्सपायर कर रहे थे, और डेड स्पेस वॉल्यूम क्या है हमारा, जिसको हम डीएसवी कह रहे हैं। मुझे पता है थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि हर एक की छोटी छोटी फुल फॉर्म्स हैं, बट बच्चे जी इतना भी हार्ड नहीं है, और अगर बहुत सारे लोग कर सकते हैं तो तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा डेड स्पेस वॉल्यूम क्या है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ इनहेल्ड एयर, वो वॉल्यूम ऑफ इनहेल्ड एयर दैट रिमेन्स इन द कंडक्टिंग एयरवेज, जो हमारे कंडक्टिंग एयरवेज में रह जाता है एंड डज नॉट टेक्स पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज। और कितना है वो, लगभग लगभग कितना होता है, 1/3 वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना होता है 500। 500 को हमने क्या कहा 1/3, तो सिंपल से इसको आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए कि सपोज द टाइडल वॉल्यूम ऑफ एन डिसीज्ड पर्सन, कोई बीमार इंसान का टाइडल वॉल्यूम 300 ml है, ठीक है, सो कैलकुलेट द DSV ऑफ दैट पर्सन, तो आप कैलकुलेट कर लोगे? यस मैम। कितना आएगा मैम? 100। बिल्कुल सही, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए साथ में करवाते हुए जा रही हूँ। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा कि MRV का कैलकुलेशन क्या है, मतलब ठीक है, आपसे सीधे क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ जी डोरेमोन जी बिल्कुल सही बोले, बट थोड़ा सा लेट बोले आप, ठीक है, कि हमारा कोई एक बीमार पर्सन है, उसका क्या बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम इज अराउंड, चलो 500 है, बट उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सपोज वो है ही और शी इज ब्रीदिंग जस्ट 6 to 8 टाइम्स, ठीक है। जिनको भी क्या बोलते हैं बीमारी हो जाती है, जब जैसे कोरोना हुआ था तो उस टाइम पे लोगों का क्या ब्रीदिंग जो क्योंकि सीधे सीधे लंग्स पे ही इफेक्ट करा था, तो वही इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो उनका क्या 6 to 8 आंसर की नहीं दी, ओके जी, मैं एक बार देख लूंगी डोरेमोन जी, ठीक है। अगर 6 to 8 है, तो अगर आपसे पूछा कि किसी का 6 जो उसका पर मिनट जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हमारा कितना है 6 to 8 पर मिनट है, तो क्या आप उसका MRV निकाल सकते हो? यस मैम। यस मैम। क्या होगा इसका MRV बताओ, अगर 6 to 8 हो जाएगा तो 3000 से 4000। 300 to 400। 100 है 1000? मैम 1000 होगा ना। ठीक है जी, समझ में आया एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे। और एक चीज और, जो आपका टेस्ट है, अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या आप लोग का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है ना? मैम हो चुका है। मनीषा ऐसा मत बोलो, मेरे नहीं हुआ है मैम। प्लांट पे वो वाला हुआ था रेस्पिरेटरी। तो इस बार आपका जो टेस्ट है बच्चा जी, वो आपका यही वाला चैप्टर का होगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बट आप लोग मुझे लास्ट क्लास में याद दिला देना कि आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है जी। ओके मैम। कौन से का सेल साइकिल का हुआ टेस्ट? हाँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वो आपको आपकी पुरानी क्लास में करवाया होगा। मैम आंसर में ऐसे पूछ लेना। क्या जी डोरेमोन जी? क्वेश्चन पेपर हो सॉल्व करवाओगे ना आप? क्वेश्चन पेपर मैंने करवाया तो था, पूरा नहीं हुआ था क्या आपके बैच हाँ में? मैम, नहीं जो अभी होगा। नहीं अरे सॉल्व मैम वो बात करवाओगे नहीं कर रहा, जो संडे को होगा जो आफ्टर द क्लास आपके टेस्ट, ठीक है। चलो जी आ जाओ जी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में। इट इज अ सम ऑफ 2 और मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या है इनकी कहानी, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, बट आपको रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की क्या डेफिनेशन, मैंने उस टाइम पे आपको डेफिनेशन नहीं बताई थी, सिर्फ ये फ्लो चार्ट बता दिया, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारा लंग कैपेसिटी कह लो या रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस चीज को लेके कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। चलो जी आगे बढ़ जाओ, कहाँ है हमारा रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये क्या है सम है, सम मतलब क्या एडिशन ऑफ 2 और मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे से पता है। पहला आ गया हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, क्या था सिंपल सा हमारा टीवी प्लस IRV, कितनी वैल्यू आई थी इसकी 3500। सही कह रहे हैं ये? यस मैम 3500। यस मैम। हाँ निगम जी डरिए मत, ठीक है। तो ये क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो बंदा एक प्रॉपर पुल करता है या इंस्पायर करता है या इनहेल करता है, उसको हम कहते हैं क्या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इस बंदे की,
ठीक है जी। चलो जी, ये हमारी कैसे हो जाए, ऐड करेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे टाइडल वॉल्यूम प्लस हमारा IRV। ठीक है, तो ये रहा हमारा। सिमिलर कहानी एक्सपायरेटरी की है कि एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, यहाँ पे हमारा क्या था, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, दोनों में उल्टा होगा। यहाँ पे नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद एक नॉर्मल आपने सांस छोड़ दी, ठीक है, इंस्पायर कर ली सॉरी, उसके बाद आपने क्या, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को आप निकाल सकते हो, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, बंदे की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसको हमने कैसे कैलकुलेट किया था, बहुत अच्छे से याद होगा आपको, टीवी प्लस ERV। कितना 1600 था, 1600 1600 1600 थी। ठीक है जी। चलो जी, ये इसको हम क्या है, वही टाइडल वॉल्यूम और ERV से करते हैं। चलो जी, फिर आ गया हमारा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको फटाफट ऐसे ही देख लेते हैं क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को याद है। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या था हमारा, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम रह जाता है एयर का, उसको हम कहते हैं क्या, फंक्शनल FRV। हाँ जी, कितना था हमारा, ERV प्लस हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इट इंक्लूड्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। फिर हमारा क्या कहता है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या थी, सबका सम, किस किस का सम था वाइटल कैपेसिटी, ERV प्लस टीवी प्लस IRV। टीवी प्लस ERV प्लस IRV, बिल्कुल सही से रट गया है जी निगम जी को। ठीक है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। एक फोर्स एक्सपायरेशन के बाद जितना बंदा वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। इट्स द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन भी है और ब्रीथ आउट भी है, इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या, दोनों ही दिया हुआ है। ठीक है, एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हो, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। इसको हमने ये रहा, और बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे। इसका मतलब आप लोगों को याद हो गया है, और जिसने कॉपी भी खोली है दैट्स फाइन, कम से कम आप देख के लिख तो रहे हो, उसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा। और लास्ट थी हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें हमने क्या किया था, सभी को ऐड कर दिया था। ठीक है जी, इसको चाहे आप क्या बोलते हैं, वही रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी कह लो, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में भी हमारे ये तीनों आ जाते हैं, या फिर आप इनको इंडिविजुअली भी लिख सकते हो। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस IRV प्लस हमारा टीवी। ठीक है जी, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। एक फोर्स एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन के बाद हमारे लंग्स में जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है अकोमोडेट करती है, उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ये उतनी लंग्स में कैपेसिटी है। ठीक है जी, हाँ जी, ये है हमारे 5800 ml, सबको ही ऐड कर दिया हमने। ये रहा जी, ये भी मेरे अकॉर्डिंग अब आप सबको जाना पहचाना लग रहा होगा। यस मैम। यस यस मैम। इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, है ना, या देना है आप लोग को बता दो। कोई भी एक बच्चा जो चाहता है कि मैं इसको एक बार फिर से बता दूं आपको, बता दो मैम। बताओ। कुछ बच्चे मुझे ऐसा लगता है क्लास में परेशान करने के लिए आते हैं। ये रहा बच्चा जी हमारा टाइडल वॉल्यूम, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, नॉर्मल, एक्सपायर, इंस्पायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम जो आप एक्सपायर सॉरी इनहेल कर सकते हो। इंस्पायर एक्सपायर से मैं खुद ही कंफ्यूज जाती हूँ। जितना नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ फोर्सेबल इंस्पिरेशन को हम कहते हैं IRV। ठीक है, फोर्सेबल इंस्पिरेशन को, एक नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद आप जितना मोस्ट अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हो, उसको हमने कहा था। तो ये रहा आपका। ठीक है, फिर हमारा क्या था, कितना आप मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हो, इसका देख सकते हो आप ग्राफ, क्या इससे कम है। बट अगर आप थोड़ा सा और देखोगे, क्योंकि बट हम इसको दिखाते नहीं है, कभी भी आपको दिखाया नहीं जाएगा ये। ठीक है, यस मैम, मत खाओ मैम जी। बच्चा जी ये आज का ही पार्ट है, उस दिन मैंने आपको सिर्फ उसका वो दिया था, एक पेज पे ओवरव्यू। पूरा वो, हाँ क्या कहते हैं उसको, ट्रेलर। ये आज की पिक्चर है, सबकी डेफिनेशन आपको करवानी है। और वैसे मेरे ट्रेलर में ही सबको मोस्टली सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, जैसे रोहित शेट्टी की मूवी होती है ना, वैसे ही। हाँ जी बच्चा जी, ये आज का ही है, कोई ये फालतू वाला नहीं है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन की डेफिनेशन। ये रहा हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये आप खुद से देख सकते हो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, यहाँ से टाइडल वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ से यहाँ तक होगी, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारी कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ तक वाली। ठीक है, चलो जी,
आगे बढ़ जाओ जी। ये भी आपको सारे के सारे वॉल्यूम्स मेरे अकॉर्डिंग रटे पड़े हैं, Yes, इसलिए ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बस ये 2 नए ऐड हुए हैं, MIRV मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, वो आपको कैलकुलेट करना आता है, ठीक है। और डेड स्पेस वॉल्यूम वो आज चल रही है बच्चा जी, ठीक है। ये हमारा क्या है, 1/3 होता है किसका? नहीं आयुष जी, मैं पागल हूँ, इतनी सारी स्लाइड्स बना रखी है तुम्हारे लिए मैंने। चलो ये भी हम लोग देख चुके हैं, तो इस पे तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, ठीक है। 2 क्या 3 बार देख चुके हैं ऐसे। अब आ जाओ जी नए टॉपिक पे। वो टॉपिक हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया। तुमको आयुष जी क्या लग रहा है, कितना स्लाइड्स बनाई थी मैंने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्लाइड्स बनाई थी। और ये मैम 10 भेज स्लाइड्स देना मैम। तो वो स्लाइड्स भी तो करवाऊंगी तुम्हें एक बार। चलो आ गया जी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ आधी रामायण कह सकते हो। नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, अपने तुम एनसीईआरटी में खोल के देखना, एक एक लाइन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? पहले नॉर्मल देख लेते हैं, फिर मैं अपने तरीके से जैसे बताती हूँ वही ट्रेलर में आपको सब कुछ देने वाला वो भी बताऊंगी, बट थोड़ी मेहनत की है तो किसी ने, तो मैं उसकी मेहनत दिखा दूं। क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? गैस एक्सचेंज होता है, ये हम लोग ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, याद है? मैंने आपको 4 टाइप के रेस्पिरेशन बताए थे। बताओ जी Yes, कौन ma'am. कौन से यस मैम रेस्पिरेशन आपने बताए थे? बताया। Yes, ma'am. Cellular respiration, ma'am. पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही। दूसरा पल्मोनरी वेंटिलेशन था एक्चुअली वो। दूसरा 4 टाइप के मैंने बताए थे। मैम बोल दिया। मनीषा मुझे तो सुनाई नहीं पड़ा, मुझे बस पल्मोनरी मैम वेंटिलेशन। एक्सटर्नल इंटरनल और सेलुलर। एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर, सेलुलर। ठीक है। अब जो बच्चे नहीं थे वो एक बार जाके पुराना वाला लेक्चर जरूर देखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और फिर हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में तो आपको याद है कि हमने क्या, एटमॉस्फेयर और हमारे लंग्स के सीधे सीधे लंग्स भी हमारे आ गए थे, लंग्स के एलोवेलाई में। एक दो पता नहीं क्यों मुझे हमेशा टंग ट्विस्ट हो जाता है एलोवेलाई में, ठीक है। फिर हमने इधर से पढ़ना स्टार्ट किया था किसके बीच में बच्चा जी, कि यहाँ पे हमारी एल्वेलाई में और ब्लड के बीच में आ रही थी, राइट? ब्लड कैपिलरीज। External. फिर Yes, हम ma'am. टिश्यू में पहुंच गए थे, ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू, एंड लास्ट में हमारी जो सेलुलर रेस्पिरेशन था वहां पे हमारा क्या हो रहा था, वहां हमारा चल रहा था मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। Oxidation. ठीक है। जो हमारा लास्ट चैप्टर में हमने प्लांट्स के बाहर नहीं पढ़ा बट पूरा का पूरा पढ़ा, वही चीजें हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हम एक्चुअल में ह्यूमंस की बात करेंगे तो हम पल्मोनरी वेंटिलेशन को नहीं लेते हैं, ठीक है। हम मोस्टली इन तीनों को ही कैलकुलेट करके चलते हैं। वही हमारे यहाँ पे दिया है कि पहले एल्वेलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है, ठीक है मैम, हमें पता है। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, वो भी हमें पता है। एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ गैस एक्सचेंज। क्या है एल्वेलाई? प्राइमरी साइट। इसके लिए मैंने आपको एक और वर्ड भी बताया था कि एल्वेलाई को हम क्या कहते हैं? भूल गए मैम। पार्टी करना नहीं भूलती है लड़की। यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। डे फर्स्ट का हमारा लेक्चर था, तब मैंने आपको बताया था कि यूनिट ऑफ लंग्स को हम एल्वेलाई कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल एक्सचेंज चल रहा था। किस हिसाब से? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या था? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन गैस का डिफ्यूजन चलेगा, वही कहानी हमारी यहाँ पे चलेगी। चलो जी आ जाओ जी। ये चीज भी हमने क्या लास्ट क्लास में शायद हम लोगों ने पढ़ी है ना, थोड़ी सी है। Yes, मैम पढ़ी है। प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। Yes, मैम थिकनेस पे भी होता है। फैक्टर्स के बारे में पढ़ के फैक्टर्स के रूप में। ओके जी, मेन है अभी हमारा 20 मिनट का टाइम, ये वाला पार्ट। तो हम एक काम करते हैं, आज भी हम क्या करते हैं, मेरा वाला ट्रेलर ही लेके जाते हैं, ठीक है। Yes, मैम। चलो जी, हम लोगों ने क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, कल जब हम क्लास में पढ़ेंगे फिर बोलोगे कि बच्चों को लगेगा कि आधा क्लास हमारा रिवीजन में गया, तो रिवीजन में नहीं, वही वाला पार्ट होगा। बट 10 मिनट, क्योंकि तुम्हारा लेक्चर मेरा पहला लेक्चर होता है, इससे पहले भी होता है बट वो लोग बच्चे पीछे चल रहे हैं अभी, उनके में चैप्टर चल रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारे अगली भी क्लास लेगा आपकी। क्या जी डोरेमोन जी? अगली क्लास होगी मॉर्निंग में। मॉर्निंग में क्लास होगी मेरी परसों। चलो सुनो पहले इसको देखो। पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में आप सारे के सारे बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है हमारा, इसको हम पीवी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको जो तुमको सीखना है ना, वो ये कि पीवी को भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो पीवी को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना होता है हमारा? बोलो बोलो, रेट ऑफ ब्रीदिंग 12 से 16। 12 से 16, ठीक है, बिल्कुल सही। इनटू हमारा टाइडल वॉल्यूम,
टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500। मैम 500 ml। तो यहाँ पे आप उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन को क्या बोलते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या हो गया हमारा, रेट ऑफ ब्रीदिंग इनटू पर, टाइडल वॉल्यूम। नहीं बच्चा, रेट ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट अगर आप करो, ठीक है, तो दैट इज योर पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, अब दूसरा क्या जाता है कि देखो एक चीज मैं आपको उस टाइम पे बताना भूल गई कि जो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम है ना, अच्छा एक बात बताओ, नहीं रेसिडुअल वॉल्यूम को चलो मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दिया, बस आप मुझे थोड़ा सा एक बात बताओ कि हमने जो ये 5 यूनिट पढ़ी, ठीक है, ये सारा पढ़ा आपने ना? यस मैम। अच्छा वाला आप देखने, ठीक है, ये वाला, इनमें से हम कौन से वाले हैं जिनको हम स्पाइरोमीटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? कौन सी वाली वॉल्यूम है जिनको आप स्पाइरोमीटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो? सिर्फ आपको एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा बाकियों को लेके। मैम जहां जहां हमारा आरवी यूज होगा ना बच्चे, उसको आप क्या बोलते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल सही, एफआरसी एंड टोटल लंग कैपेसिटी, एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स में जो क्या बोलते हैं दिया जाता है, दैट इज योर एफआरसी, कि एफआरसी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलो जी। क्यों? क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम है ना बच्चा, आपके लंग्स में हम थोड़े ना जाके घुस के देखेंगे कि कितना लंग्स में बचा हुआ है हमारा। ओके मैम। ठीक है, चलो जी। अब देखो जी, पल्मोनरी वेंटिलेशन की कहानी हमारी क्या थी कि एटमॉस्फेयर में हमारे को क्या, क्योंकि हमको पढ़ना है वही डिफ्यूजन वाला सॉरी, पता है तुम लोग से क्या थोड़ा सा वो हो गया ना, जैसे थोड़े बहुत लोगों से थोड़ा सा दोस्ती यारी वाला, तो तुरंत आंसर जैसा निकलता है बोलते हैं वही पट से आंसर दे देते हैं। चलो जी, क्या है, एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा? बोलो जी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऐसे लिखते हैं 0.03 से ऑक्सीजन का पूछ रही हूँ भाई, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है हमारा 159 से 1 mm पर HG, ठीक है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी है, भर भर के प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट है? 159। ओह, टोटल जो हमारा कॉम्पोनेंट्स ऑफ गैसेस वाला है उसमें 70 कितना 78 के लगभग नाइट्रोजन है ना, यस मैम। और 21% के लगभग हमारी ऑक्सीजन है, अगर आप लोग को याद हो तो। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या, दूसरा पार्ट, कि पार्शियल प्रेशर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा। पार्शियल प्रेशर आपको पता है ना, हम ऐसे लिखते हैं, पीपी नहीं लिखते हैं, उसको सिर्फ एक पी लगा दिया और जिसका साथ में लिखा हुआ है वो उसी का पार्शियल प्रेशर होता है। जैसे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर हो गया ये बात? कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? 0.03। 0.3 नहीं बच्चा जी, 0.3 होता है mmHg। और ये बाहर एटमॉस्फेयर में कितनी प्रेजेंट है? 0.03। हाँ 0.04%। ठीक है, तो यह अब आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आ रही है, जो हमने अभी लास्ट लाइन कही आपकी, कौन सी, कि ये जो हमारा ऑक्सीजन और इनका कहानी चल रहा है वो कैसा चल रहा है, डिफ्यूजन से चल रहा है, सिंपल डिफ्यूजन से। तो आपको समझ में आ रहा है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैम हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल हाई है और हमारी ये रहा एटमॉस्फेयर, ठीक है, हमारे लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो कम है। उल्टी कहानी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी चल रही होगी कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, कम है। लो है, बिल्कुल सही। अभी हमारा सिंपल डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, हायर से लो में जाएगी, लंग्स में क्या होगी फिर उसकी कैपेसिटी, लो से हायर में जाएगी। लंग्स में उसकी कैपेसिटी हाई होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, यस मैम, हाई होगी, हाई ज्यादा होगी। होगी। हाँ जी, चलो जी। एक पहला देखो, ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे मेरे अकॉर्डिंग, पहला दूसरा, ठीक है। तीसरा पॉइंट एक और ले लो, कलरफुल पेन नहीं यूज किया। चलो जी, तीसरा पॉइंट है हमारा टोटल पार्शियल प्रेशर। क्या जी बच्चा जी? टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर कितना होता है? प्लस जनरल 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th या 9th का ही सिलेबस में है ये। 760 mg/Hg हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो कहानी क्या चल रही है बच्चा जी, कहानी हमारी यहाँ से ये स्टार्ट होगी, क्योंकि आज उसको खत्म करके ही जाना है हमने। हमारी क्लास के बाद मेरी क्लास नेक्स्ट 9 बजे है। ये जो है हमारी क्या है, ये हमारी इंस्पायर्ड एयर है, कि इसको हमको क्या करना है,
अंदर लेना है। ऑलरेडी कार्बन Inhale डाइऑक्साइड करना का कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जाएगी नहीं। ये बात मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते हैं, और भी बहुतेरी गैसेस होती हैं जो हमारे साथ अंदर जाती हैं, बट वो क्या है, सॉल्युबल नहीं है हमारी मेम्ब्रेन में। आपको याद है ना 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं हमारी यस जो मैम। डिफ्यूज करेंगी अभी, ठीक है। तो वो तीनों मेम्ब्रेन्स में वो डिफ्यूज नहीं हो पाती हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, नहीं होती है, इसीलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाता है, उसके अलावा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। देखो ये हमारी क्या है, इंस्पायर्ड एयर है, याद रहेगी सबको। यस मैम। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। देखो जी, अब आपकी कहानी आएगी एक्चुअल वाली। ये रहा आपका एल्वेलर एयर। देखो प्लीज ना इस चीज को अवॉइड कर देना, क्योंकि मेरे से ना एल्वेलाई बोला नहीं जाता, तो एलोवेरा जो भी है एयर जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं बोला जाएगी, ठीक है। ये रही हमारी एल्वेलर एयर, ठीक है। ये रही हमारी एल्वेलर एयर। यहाँ पे हमारा ये रहा हमारा, देखो ये हमारा, आपको अभी जस्ट आपको आपने पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर में हमारा कितना था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, 159, मैम 21%। 159, ठीक है, 159 mm था, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, और क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना था हमारा, 0.0। 0.3 mm, ठीक है। Hg अपने आप ही देख लेना, ठीक है, हर जगह मैं ये पूरा डिजिट नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रही हमारी एल्वेलाई, ठीक है। ये हमारी एल्वेलाई में क्या होगा, वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो कैसा होगा, कम, मतलब 159 से कम होगा, ठीक है। तभी तो वो हायर से लोअर में जाएगी। तो कितना है, 104 mm, अपने आप लिखिए, ठीक है। इसको आपको रटना होगा कि जो ये पहला हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, या जिसे आप क्या कहते हो, डिफ्यूजन कहते हो, कि हमारा ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा एल्वेलर एयर में, एल्वेलाई में, ठीक है। ये हमारी एल्वेलाई है, लंग्स की एल्वेलाई। तो यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 104 mmHg, और हमारा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, 40 mmHg। इतना पॉइंट, पहला ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ बिल्कुल। यस मैम। Yes मैम। तो हम आगे बढ़े, ठीक है। चलो जी, रट गया है तो हम बढ़ते हैं आगे। अब अच्छा मुझे बताइए कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में क्या, दोनों चीजें यहीं से चल रही होंगी। क्या चीज, आपने अगर भी थोड़ा सा डायग्राम में थोड़े से नजर मारी होगी तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम आप बनता हुआ देखोगे। 2 मिनट दे दो बस, मुझे बनाने दो, ठीक है। ये रही प्यारा सा, जब आपको नोट भेजूंगी ना तो अच्छा कर दूंगी उसको, डोंट वरी। नहीं जी बच्चा जी, बट मेरे से ये डायग्राम ना, क्योंकि ये बीच में आ रहा है व्हाइट वाला, तो ना तो मुझे तुम्हारे स्क्रीन पे एक चीज नहीं दिखाई दे रहा होगा, मेरे में एक चीज दिखाई देता है हमेशा, meetgoogle.com इज शेयरिंग विंडो। तो वो उसके चक्कर में मुझे ना नीचे का पोर्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कितना तक जा रहा है वो, और बल्कि इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इरेज ही करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है। पर एक काम करते हैं, सीधे सीधे तुमको ना यहाँ से बताते हैं। तुम्हारे पास एक डायग्राम है, इसी को ओपन करके बताते हैं। एक बार देखना, मैं जूम कर रही हूँ तो आपको में क्लियरली विजिबल है क्या ये, इतना Yes मैम। मेहनत करके कौन बनाएगा, क्लियरली विजिबल है सबको, क्योंकि ये डायग्राम एक्चुअली बनाने की कोशिश कर रही। आवाज तो क्लियर है, बच्चा जी ऐसे मत बोलो। क्लियर है मैम। क्या हो गया Yes मैम। बच्चा जी, 1 सेकंड दो। हाँ, नेटवर्क इज फाइन। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ जी बच्चा, स्क्रीन एक्चुअली मेरे चक्कर में ही गई, क्योंकि ना वो बार बार वो स्टॉप शेयरिंग वाला जो ऑप्शन आता है ना, तुम लोग की स्क्रीन पे नहीं दिखता होगा, तुम्हारी स्क्रीन पे सिर्फ दिखता होगा मैं, क्योंकि मेरा फोन भी चल रहा है साथ में, तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आती है जो ये नीचे वो बना हुआ है पेंसिल वेंसिल वाले जो कॉलम है। मेरे ना इसके जस्ट ऊपर एक और भी आती है, आपने ड्रॉ कर लिया, ओके। मेरे को एक्चुअली वो दिखाई नहीं पड़ता कि वो कितना उसमें नीचे जा रहा है, इस वजह से मुझे क्या करना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से उसको बनाना पड़ता है, इसलिए बार बार ऐसा करके नीचे तक देखना पड़ता है कि कहाँ तक चल रहा है। चलो जी, यहीं से हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, बस इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि ये बात मैं आपको क्या अभी जस्ट बता के हटी हूँ कि हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना पड़ा था हमने। अब तो 3 बार बोल लिया है तो आपको रट भी गया होगा, ठीक है। 159 mmHg,
और हमारा Yes, ma'am. पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था? 0.3. 0.3 ठीक है, 0.3 mmHg। अब आपको खुद से लग रहा होगा कि ये है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ एटमॉस्फेयर से हमारी क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा होगा बाय द प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस लगा है यहाँ पे? डिफ्यूजन। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का बाहर, ये हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ गया। क्यों? क्योंकि एल्वेलाई में हमारे कितना है? वो हमारा 104 mmHg ही है। ठीक है, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है? 40 mmHg है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा क्या जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो यहाँ पे हमारा चल रहा है, क्योंकि बाहर 159 ज्यादा है तो ये अंदर आ गई। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 40 है, यहाँ बाहर 0.3 है तो ये बाहर चली गई। चलिए जी, अब ये तो थी हमारी एल्वेलाई की कहानी कि ये हमारा लंग्स में हो रहा था। बट मेन चीज आती है हमारी कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी और वेन में भी। पल्मोनरी आर्टरी और वेन में क्यों? क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस में चल रहा है? सबसे पहले हमारा हमने जो भी चैप्टर स्टार्ट किया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन वाला, कहाँ गया? एल्वेलाई और ब्लड के बीच में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ब्लड एंड टिश्यू के पास भी जा रहा है, क्योंकि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम पे क्या पढ़ा था? कैपिलरीज के बारे में भी पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैपिलरीज के बीच में चल रहा था। तो ये रही वो। ठीक है, कि यहाँ पे हमारी है पल्मोनरी वेन और यहाँ पे है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। अब किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? मैम पल्मरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और इसमें पल्मरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी, तो आपके लिए इसीलिए ये रेड कलर का और इसलिए ब्लू कलर का ये आपको क्लियर भी हुआ है कि रेड वाला जो है जिसमें हमारा क्या आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है, बाहर हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे भी हमारा कैसे चल रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे भी जब डिफ्यूजन हो रहा होगा तो वही कहानी फिर से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब देख रहे हो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 104 mmHg। एल्वेलाई में कितना है? 104 mmHg। बल्कि हमारी जो सिस्टमेटिक आर्टरी है जो इससे पल्मोनरी वेन से कनेक्टेड है उसमें उसका पार्शियल प्रेशर कितना दिख रहा है आपको? 95। अगेन वो हायर हो गया और ये वाला हमारा क्या हो गया? लोअर हो गया। ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगी? फिर से हमारा डिफ्यूजन वाला प्रोसेस जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। और अगेन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे पास क्या है यहाँ पे? 40 mmHg। ठीक है जी, अब यहाँ से कहानी हमारी आ जाती है सिस्टमेटिक आर्टरी से सिस्टमैटिक वेन्स के पास भी। सिस्टमैटिक वेन्स में क्या है कहानी? इसकी कहानी थोड़ी सी हमारी उल्टी हो जाती है। क्यों जी? क्योंकि ये कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर हमारा ऑक्सीजन का आप देख सकते हो कि यहाँ से और भी कम हो गया। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? 159। उसके बाद कहाँ पे पहुंचे हम? 104। उसके बाद हमारा 95, हम 40 पे आ गए। ये हमारा कहाँ था? एटमॉस्फेयर। ऐसे ही आपको रटना भी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके डायरेक्ट डायग्राम से डायरेक्ट नहीं आएंगे, ऐसे ही आएंगे। ये हमारा आ गया एल्वेलाई में। ठीक है, एल्वेलाई में। ठीक है, और ये हमारा आ गया वेन्स में या फिर कह लो आर्टरीज में। सिस्टमैटिक आर्टरीज, दोनों वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। और ये हमारा आ गया सिस्टमैटिक वेन्स में या फिर कह लो पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पे भी देख सकते हो आप। फिर वही कहानी कि यहाँ पे भी हमारा क्या? टिश्यूज में भी हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया जी। ठीक है, कितनों को अब ये थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा कि हमको यहाँ पे क्या करना है? ठीक है, यस मैम। तो जी अब इसके बारे में क्या, हम इसकी नॉर्मल जो हिंदी हमने लिखी हुई है वो भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। बैठ गया? चलो जी, बहुत अच्छा किया, बैठ गया। फिर उसके बाद हम इसकी जो वही ट्रेलर वाला काम है वो कल मैं डायग्राम बना के लाऊंगी, जो मुझे उसके एडिशनल पॉइंट बताने हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको तब बताऊंगी। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाओ। चलो जी, यहीं से हमको देखना था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है? इट अकर्स इनसाइड द लंग्स एंड हमारे टिश्यू। हमारे लंग्स और टिश्यू के अंदर हो रहे हैं। ठीक है मैम, हमको पता है ये बात। Here in these sites, the oxygen and carbon dioxide are exchanged by the process of simple diffusion। और आपको बहुत अच्छे से 10 बार बोल चुकी हूँ क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन। कुछ फैक्टर्स थे, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, जो इसको क्या करते हैं? इफेक्ट करेंगे। हमने शायद 3 ही पढ़े थे, राइट? प्रेशर कॉन्सेंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, जहां से हाई से लो में जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ये हमने पढ़ा था। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी हमने पढ़ा था कि अगर वो ज्यादा थिक हो जाएगी तो भी क्या हमारा एक्सचेंज होगा? नहीं हो पाएगा। और अगर वो बहुत ज्यादा थिन भी हो जाएगी तो भी क्या हो जाएंगी?
वो रप्चर कर जाएंगी, बर्स्ट कर जाएंगी, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस क्या बहुत फास्ट हो जाएगा उसकी वजह से। फिर क्या था, सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, लगभग लगभग इसी के बराबर की ही कहानी है कि कितना अंदर उसके अंदर सरफेस एरिया बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो लोग अगर स्मोक करते हैं उनकी लंग्स का क्या हो जाता है, यही पार्ट थिक होने लगता है। अब क्या, अगर हमारे लंग्स ने स्पेस बना रखी है कि हाँ भाई इतना स्पेस है हमारे पास, आप इतना एयर अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है। बट हमारे क्या, वही जो लोग ये धूम्रपान करते हैं, बहुत से लोगों का तो नॉर्मल भी रहता है, या 80-85 साल के भी हो जाते हैं, फिर भी वो सिगरेट विगरेट पीते हैं और उसके बाद भी क्या नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, ठीक है भाई, बॉडी टू बॉडी सबका डिपेंड करता है। बट कुछ लोगों की क्या फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो वो खराब कैसे होते हैं, यही होता है कि ये जो हमारी एल्वेलाई है वो क्या हो जाती है बच्चा जी, वो हमारी उसका जो सरफेस होता है वो कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस जो लंग्स का होता है वो कम हो जाता है। तो जितना कम हो जाएगा उसका, उतनी कम हमारी गैसियस एक्सचेंज भी होगी, ठीक है। चारों पॉइंट क्लियर हो गए, 3 तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस ही कर चुके यस थे, सर। है ना। चलो जी Yes, ma'am. आगे बढ़ जाओ दी। प्रेशर, इसको फिर से एक बार थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा क्योंकि किसी ने बड़ी मेहनत करके लिख बना के दिया है। ब्लैक भी हो जाए हैं, समझी नहीं मैं। चलो जी देखो, ये चीज जो मैंने अभी जस्ट आपके लिए ये वाला पार्ट बनाया था, ये वाला, ठीक है, कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में होता है, फिर एल्वेलाई में होता है, लंग्स में ब्लैक भी हो जाता है, मतलब वो दिखाते ऐसा है बच्चा जी, जो आपकी रिपोर्ट्स होती है उसमें दिखाते ऐसा है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में, फिर एल्वेलाई में, फिर हमारी वेन्स में, और फिर हमारी क्या यहाँ वाली क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। ये वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, पल्मोनरी वेन में ज्यादा होता है, पल्मोनरी आर्टरी में कम, एंड सिस्टमैटिक आर्टरीज में ज्यादा होता है और सिस्टमैटिक वेन्स में कम। इस बात में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वही चीज यहाँ पे आपके में दी हुई है, और इससे बच्चा जी n टाइम्स, जैसे कहते हैं ना, कितने ही बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसको ना एक बड़ा सा स्टार बना लो कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। वही चीज है, देखो बाहर हमारा ऑक्सीजन का कितना कॉन्सेंट्रेशन 159, एल्वेलाई में कितना हुआ 104, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो यहाँ पे था हमारा, ठीक है, वो किसमें कितना था 40, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये थोड़ा सा आप अपना उल्टा कर लेना, एक्चुअली ये उल्टा हुआ, ठीक है। उल्टा मतलब ऐसे नहीं, जब अपना कॉपी में चार्ट बनाना, हाँ, तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाले को पहले कर लेना, तो एक सीक्वेंस चलता रहेगा आपके लिए, ठीक है। और यही हमारा, अगर आप इसको पहले ले आओगे तो 95 हमने कैसे याद किया है, 159, फिर 104, हमारा 95, 40, और टिश्यू में भी 40 ही होता है, ठीक है। और उल्टी कहानी हमारी क्या है इसकी, ठीक है, क्या हमारा बाहर कितना था, अगर आप देखोगे तो इसमें ये हमारा इस तरीके से, हाँ, और ये हमारा उल्टा चल रहा है कि पहले हमारा 0.3, उससे ज्यादा कितना हमारा 40, फिर हमारा 40 ही रहेगा क्योंकि हम इसको एक्सचेंज करेंगे ना, हाँ जी, ऑर्डर, फिर 45, और फिर हमारा 45, ठीक है। कितनों को याद हो जाएगा ये वाला पार्ट? हार्ड अब नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा मुझे पता है हार्ड है, बट 3 से 4 बार हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ लिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग याद हो गया कि इट इज द पार्ट प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर गैस का क्या है, एक पर्टिकुलर मिक्सचर किसका हो रहा है, मिक्सचर आपको पता है किसी भी दो गैसेस को भी अगर आप मिला दो, या आपको नॉर्मल मिक्सचर भी पता है कि किसी भी दो कंपोनेंट को मिलाना है अ मिक्सचर, तो वही चीज हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेस किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, ठीक है बच्चा जी। तो यहाँ पे हम उसी को मिक्सचर के फॉर्म में देख रहे हैं कि प्रेशर के बेसिस पे हम उनको पढ़ेंगे कि गैसेस डिफ्यूज डाउन हिल, कैसा चल रहा है, डाउन हिल, हायर से लोअर में जा रहे हैं टू देयर पार्शियल प्रेशर, ये बात भी हमको पता है मैम। पार्शियल प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P एंड द सिंबल ऑफ गैस, ये बात भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। P और उसके नीचे अगर आपने ऑक्सीजन लिख दिया है, दैट मीन ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। P इसके नीचे अगर हमने CO2 लिखा है तो दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, और ये रहा, इसको प्लीज अपना जैसा मैंने आपको बताया ना उसी अकॉर्डिंग लिख के अपनी कॉपी में बनाना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है जी। बस ये वाला पार्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस से करेंगे कल, ठीक है। कि पार्शियल प्रेशर इन एल्वेलाई इज मोर, कितना है 104 है, देन ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में कितना है 40, तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल हो जाएगा मैम, क्यों, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन है और ये हमारा मैम लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है मैम। एल्वेलाई से हमारी ब्लड कैपिलरीज में चला गया क्योंकि कैपिलरीज में हमारा क्या ऑक्सीजन का जो वो है कम है। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मोर, कितना है 45 mg, देन इन द एल्वेलाई कितना है 40 mg,
तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा, हाँ जी मैम हो जाएगा, दोनों को ही आप पर्टिकुलर लिख के दिखाएंगे। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया है तो ये लाइंस आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। और डायग्राम में सिर्फ इतना ही है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में डिफ्यूजन होता है। ये हमारा ऑक्सीजन का हो रहा है, क्या हो रहा है, इनहेल हो रहा है या फिर इंस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, एक्सहेल कर रहे हैं हम, या फिर आप कह लो उसको एक्सपायरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में कम, ठीक है। Yes, ma'am. कितनों को समझ में आ गया ये वाला पार्ट आज का? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, कल से थोड़ा सा आपका इजी चलेगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ ये, और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पार्ट आ जाएगा एक। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, इसमें आपको थोड़ा सा मजा आएगा, बहुत कम तो नहीं है। फिर एक ये वाला अगर होगा, वैसे मैं कल की क्लास में टारगेट करूंगी तो यही दोनों ही टारगेट कर लेंगे, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैम अब तो क्लास परसों होगी ना? तुम्हारी 11 भी 20 मुझे एक्चुअली याद नहीं रहता, देखना पड़ता है। मैम जी में। मंडे को होगी, कल हमारी फिजिक्स की Monday होगी है। सुबह और शाम को केमिस्ट्री होगी। हाँ जी, तुम्हारी परसों होगी सुबह 9 बजे। मैम बैच की वो ज्वाइन करेंगी कब, जो ओपन बैच होता है। हाँ जी बच्चा जी बताइए। मैम आप वो नेल्स में जो फंगस हाँ जी, के बारे में आपको बताना था। ओके जी बताइए। मैम आप बताइए, मैंने आपसे पूछा था। बच्चा जी मैं तो भूल गई, तुमने मुझे रिमाइंड नहीं कराया भाई। मेरे को, मैं आपको पता है ना, मेरे को याद कराना होता थोड़ा सा। मैम थोड़ा सा बता दो। थोड़ा सा तो बच्चे, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि वो जो मैनिक्योर लोग कराते हैं ना, तो वो सेम कभी कभी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि किसी एक के बॉडी में उसका कम कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा फंगस का, और वो दूसरे के अगर लग जाता है और उसकी बॉडी में क्या वो जो फंगस है वो अपना इन्फेक्शन फैलाने लगती है, तो उनके नेल्स क्या होते हैं, ये जो पर्टिकुलर आपको दिख रहे होंगे नेल्स, इतने वाले जो नेल्स होते हैं ना, अंदर से वो क्या बोलते हैं, खाली होने लगते हैं। जो ये नेल्स वाला पोर्शन है वो गायब होने लगता है। मैम ये इसका एक डेंजरस होता है या फिर ठीक हो जाता है, मतलब क्योरेबल है बट बहुत टाइम टेकिंग है। फंगस एंड बैक्टीरियल डिसीजेज जितनी भी हैं बहुत टाइम टेकिंग है। जैसे आप देखते हो ना, लोगों को वो क्या बोलते हैं, स्किन पे भी डिसीजेज हो जाती है, एलर्जीज हो जाती हैं। तो एलर्जीज आ तो बहुत जल्दी जाती है इंसान की बॉडी में, बट जाती बहुत देर में, बहुत ही मैम मुश्किल। बट मतलब ये वाटर की वजह से हुआ, जैसे कि ज्यादा पानी यूज करने की वजह से हो रहा हो, तो फिर ज्यादा पानी से माइट भी पानी में फंगस रहा होगा इस वजह से हो सकता है, बट पानी की वजह से नहीं होता है। पानी में फंगस होगा इस वजह से हो जाता है इन्फेक्शन। हाँ जी बच्चा जी, बिल्कुल नोट्स में भेज दूंगी आपको। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।